हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है बेसिकली फॉर CMA इंटर स्टूडेंट। हमने अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की फॉर दिसंबर 2020। रीज़न बीइंग हम सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ऑनलाइन पेपर वो कंडक्ट करेंगे। तो उसमें हमने ये चीज़ बताया था कि पहले भी 20 मार्क्स के ओवरऑल MCQs, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आते ही थे। तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं जहाँ एटलीस्ट ये 20 मार्क्स की हमें श्योरिटी रहेगी। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास की है जहाँ हमने सारे MCQs डील किए थे रिलेटेड टू पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड हमने बोला था कि पेपर 12 भी हम डील करेंगे, दैट इज़ कंपनी अकाउंटिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना एंड आप उसको कंप्लीट कर लेना। रीज़न बिंग वो सारे इंपॉर्टेंट बिट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे बिट क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपके पास्ट ईयर से ही कवर किए गए हैं या मॉक टेस्ट पेपर से कवर किए गए हैं। एंड एज पर इंस्टीट्यूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पोर्शन है। तो जितने MCQs थे वो तो हमने डील कर लिए थे। वहाँ हमने बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग डालेंगे, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि ये ओवरऑल एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से कवरेज बहुत ज़्यादा होती है बट बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो हमने ऑलरेडी MCQs डील किए हुए हैं। MCQs के हमने 2 सेशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं कंप्लीट किए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से पहले आप MCQs कवर कर लेना। और आज की क्लास में हम लोग जितने भी मैच द फॉलोइंग आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं पेपर 5 से रिलेटेड वो हम कवर करेंगे। अच्छा, ये जो पेपर 5 की PDF है, दैट इज़ बिट क्वेश्चन की PDF है, हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना सो दैट आपको दिक्कत ना हो दोबारा रिविजन के टाइम। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज ये मैच द फॉलोइंग का सेशन। और हम बार बार बता रहे कि इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन है तो बहुत रेलिवेंट एग्जाम में ये रिपीट करने के चांसेस होते हैं। तो देखो, हमारा सबसे पहले ये जो मैच द फॉलोइंग है इसमें ये 5 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिया है। तो हम सिंपली आपको बता देंगे आगे लिख करके कि किसका क्या करेक्ट आंसर होगा। नोटिंग चार्जेस, ये बिल से रिलेटेड है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये ब्रांच से रिलेटेड है, ए। वर्क सर्टिफाइड, तो बेसिकली वर्क सर्टिफाइड किससे रिलेटेड है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड क्योंकि वर्क सर्टिफाइड दिया है तो किससे हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एफ। एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो देखो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ दिया, इंश्योरेंस क्लेम। एंड मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड कहाँ था बेटा, पार्टनरशिप में था। पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे वो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रॉयल्टी अकाउंट, जिसका कोई यूज नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, गार्नर वर्सेस मुरे केस। सिंपली अगर हम लोग गार्नर वर्सेस मुरे केस की बात करें तो ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जो कि तब यूज होता है जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दैट इज सी। रीपोजेशन ऑफ गुड्स, रीपोजेशन ऑफ गुड्स मतलब क्या, जब आपसे गुड्स छीन लिया जाता है, तो ये कहाँ होता है, हायर परचेज में, दैट इज ई, हायर वेंडर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक रिजर्व की। और स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन तब होता है जब डिपार्टमेंट अकाउंटिंग होती है जहाँ इंटरनल ट्रांसफर होता है, दैट इज एफ, इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10, अभी हमने बताया कि इसका नाम क्या हो गया, PPE। एंड लास्ट, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ होगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो वो किससे रिलेटेड होगा, कंप्यूटराइज से। रॉयल्टी अकाउंट इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ था एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इसमें एक्स्ट्रा दिया था। नेक्स्ट, गैप, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज सी। कैश रिसीट वाउचर, अब देखो कैश रिसीट वाउचर में सिंपली क्या है कि जहाँ पे कैश मिल रहा है, डी डिनोट्स रिसीट ऑफ कैश। कैपिटल रिसीट मतलब ऐसी रिसीट जो कि आज तो हमें पैसा देगी बट फ्यूचर में हमें इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये सिंपली क्या है, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ई, तभी तो इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट ओन्ड बाय बिजनेस टू अदर्स, जो आप बाहर के लोगों से उधार लेते हो। और कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जो हम इसलिए देते हैं सो दैट डेटर्स प्रॉम्प्ट पेमेंट कर सके, दैट इज ए। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जर्नल की बात कर रहा है, सी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, डी। टैंजिबल रियल अकाउंट, अगर टैंजिबल रियल अकाउंट की बात करें तो एक ऐसा असेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ए, मशीनरी। रेवेन्यू रिसीट्स, अगर रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि रेवेन्यू आइटम मतलब वो आइटम जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार इनकर करने पड़ते हैं, बी। क्या चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में, ट्रायल बैलेंस, दैट इज एफ। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें
तो इसमें देखो ऑप्शन में कहीं पे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ दिया है, एक्सेप्टेंस कौन करता है, ड्रॉई, तो आंसर हो जाएगा ई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एच। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS 10 में दिया है, जी। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, अभी हमने बताया था कि इसको हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कह सकते हैं या एक्सेस वर्किंग कह सकते हैं, दैट इज जे। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, दैट इज आई। क्लियर? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाए, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ईजी होता है एग्जाम में मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करना। नेक्स्ट, डबल कॉलम। डबल कॉलम क्या बनता है, कैश बुक, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं वो सिंगल कॉलम बनती है, डबल कॉलम बनती है, ट्रिपल कॉलम भी। देख लेते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, अब इसको होल्ड करते हैं। AS 10 के लिए क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज ए। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड कहाँ होगा, इंश्योरेंस क्लेम में, ई। और मिनिमम रेंट मतलब डेड रेंट, दैट इज डी। तो अब देखो सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन बचा है सी, तो इसका मतलब अगर अंडर वैल्यूएशन है असेट की तो उससे क्या बना होगा, सीक्रेट रिजर्व। नेक्स्ट, बोथ जर्नल एंड लेजर, अगर जर्नल लेजर दोनों की बात करें तो वो क्या है, कैश बुक, क्योंकि कैश बुक की अगर बात करें तो वो जर्नल भी है, लेजर भी है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, अगेन अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है तो क्या हो जाएगा, सीक्रेट रिजर्व। AS 2 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इंडेमनिटी पीरियड क्या है, इंश्योरेंस क्लेम। और मिनिमम रेंट क्या है, रॉयल्टीज। नेक्स्ट, मैक्सिमम लॉस, ये पार्टनरशिप में ही होता है, दैट इज पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पे। पार्शियल रिपोजेशन, हायर परचेज में कि आपसे पूरी तरीके से असेट छीना जाता है या आधे तरीके से। परचेज डे बुक, परचेज डे बुक में बेसिकली वो आइटम रिकॉर्ड होते हैं जो क्रेडिट पे परचेज किए जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, ये किस तरह की बुक हो गई, सब्सिडरी बुक। नोटिंग चार्जेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होगा। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की अगर हम बात करें तो ये लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी की बात करें तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, अब देखो ये सारे AS से रिलेटेड है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, AS 4। प्रायर पीरियड आइटम्स, ये होगा हमारा AS 5। डेप्रीसिएशन जो कि अब मर्ज हो गया विद AS 10, बट फिलहाल के लिए AS 6 का ऑप्शन दिया है तो वही लिख रहे हैं। टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करा AS 9। और बोरोइंग कॉस्ट कहाँ है, AS 16 में। नेक्स्ट, AS 16 अभी हमने बताया कि बोरोइंग कॉस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रेमिटेंस ऑफ ट्रांजिट, रेमिटेंस ऑफ ट्रांजिट की अगर बात करें, मतलब जो गुड्स हमारा रास्ते में है उसकी बात हो रही है, या रेमिटेंस मतलब कैश, जो कैश हमने भेजा हेड ऑफिस ने ब्रांच को या ब्रांच ने हेड ऑफिस को और वो रास्ते में है, रेमिटेंस, तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट की बात करा ई। एंट्रेंस फीस कहाँ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो एंट्रेंस फीस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज बी। AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ए। गाना वर्सेस मुरे केस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डी। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, अगर NPA की बात करें, परफॉर्मिंग असेट या नॉन परफॉर्मिंग असेट की बात करें तो बेसिकली ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैंकिंग कंपनी। AS 15 बेसिकली एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है, तो इसका आंसर होगा डी। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात करें, डेटर मेथड की बात करें या फाइनल अकाउंट्स मेथड की बात करें तो ये सब किसका पार्ट है, ब्रांच का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और अकाउंट सेल बेसिकली एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को देता है एट द एंड ऑफ ईच कंसाइनमेंट, तो अकाउंट सेल कहाँ होता है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। क्लियर? इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया था, बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट, असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये किसकी वजह से, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट, तो बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें तो गुडविल, अगर AS 26 दिया होता तो हम वो भी अप्लाई कर सकते थे। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग AS 6, पर अभी AS 6 डिलीट होके किसके साथ मर्ज हो गया, AS 10 के साथ, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9 एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS 2, यहाँ पे भी बोरोइंग कॉस्ट एक्स्ट्रा दिया था। नेक्स्ट, अब देखो फिर रिपीट करा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंकिंग कंपनी इसके साथ है। इनटैंजिबल असेट अभी ऊपर बताया AS 26 में कवर किया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ काइंड ऑफ बैलेंस शीट, बट ये एग्जैक्टली बैलेंस शीट नहीं होती है, तो ये हम कहाँ बनाते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में, सो दैट हमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, देखो यहाँ सही दिया है AS 10 एंड चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए AS 3 है। अनएक्सपायर्ड रिस्क रेवेन्यू, अगर अनएक्सपायर्ड रिस्क रेवेन्यू की बात करें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रेवेन्यू कहाँ इंक्लूड होता है, इंश्योरेंस कंपनीज में।
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS 13, डेल क्रेडर कमीशन, किसी भी तरह का कमीशन हो, चाहे ओवर राइडिंग कमीशन हो, ऑर्डिनरी कमीशन हो, डेल क्रेडर कमीशन हो, ये किसका पार्ट है? कंसाइनमेंट का, जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है। एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है AS 7 में। तो बेसिकली यहाँ से आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, हमें पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैक्सिमम लॉस मेथड, ये बेसिकली कहाँ हमने पढ़ा था? पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में। एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ही हम लोग के पास दिया हुआ है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। AS 10 किससे रिलेटेड है? अगेन PPE, दैट इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स। एवरेज क्लॉज की अगर बात करें तो ये दिया है इंश्योरेंस क्लेम में, क्योंकि एवरेज क्लॉज में ये होता है कि हम लोग प्रोपोर्शनेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। एंड रीपजेस द गुड्स, गुड्स कब आपसे छीना जा सकता है? इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, वो बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ असेट, तो ये हम लोग यूज करते हैं AS 10 में जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं फिक्स्ड असेट्स की। तो आंसर होगा AS 10। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहाँ आता है? कंसाइनमेंट में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, अलग अलग स्टेज पे जितना जितना कंप्लीशन हो जाएगा हम ये मानते हैं कि उतना उतना एक्सपेंस हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये है एज पर AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? AS 7। और पार्शियल रिपोजिशन कहाँ होता है? हायर परचेज में। चाहे पार्शियल रिपोजिशन हो, फुल रिपोजिशन हो, बट एसेट को छीनने का राइट कब मिलता है? जब आपने गुड्स हायर परचेज पे परचेज किया हो। तो यहाँ एक्स्ट्रा दिया था AS 6। नेक्स्ट डेड रेंट किस में होता है? रॉयल्टी में। मार्शलिंग, लिक्विडिटी ऑर्डर, प्रोटेस्टिंग, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट सेल्स, कंसाइनमेंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS 1। हमने पढ़ाया भी है कि अगर हम लोग बात करें AS 1 की, तो AS 1 में ये चीज़ बताया कि हम कौन सी पॉलिसी चूज़ करते हैं। तो चूज़ करने के लिए हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, और सेकेंडरी कंसिडरेशन देते हैं मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड प्रूडेंस को। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहाँ होगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज में। नेक्स्ट हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, अगेन ये किसका पार्ट है? पार्टनरशिप का। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने एक्सपेंसेस को अपोर्शन करते हैं। पार्शियल रिपोजिशन, हायर परचेज। इंडेमनिटी पीरियड भी कहाँ दिया है? इंश्योरेंस क्लेम में। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन है AS 9 में। इंडोर्समेंट किसको कर सकते हैं? बिल्स रिसीवेबल को, कि किसी को भी वो बिल पास ऑन कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन दोनों का ही मतलब होता है कि आप अपने एसेट्स की वैल्यू को घटा रहे हो। बस डेप्रिसिएशन हम यूज़ करते हैं फॉर टेंजिबल एसेट और अमोर्टाइजेशन यूज़ करते हैं फॉर इंटेंजिबल एसेट। एवरेज क्लॉज कहाँ होगा? इंश्योरेंस क्लेम में। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऊपर डिस्कस किया था AS 7। एंड रिकवरेबल अमाउंट, तो ये बेसिकली हम लोग एसेट के कैलकुलेशन के टाइम देखते हैं। ये है AS 10 का पार्ट। क्लियर? तो देखो यहाँ आपका सारा मैच द फॉलोइंग कवर हो गया रिलेटेड टू बिट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने ऑलरेडी MCQ सेशन अपलोड किया हुआ था। होपफुली आपने MCQ सेशंस देखे हैं। अगर नहीं देखे तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। बट इतना ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चंस आपके बिट क्वेश्चंस में दिए हैं वो बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग यहाँ से कवरेज आपकी 25 मार्क्स की होती है। और अगर आप बिट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से कवर कर लो तो नो डाउट ये 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं दिए हैं। इसीलिए आपके इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है MCQs का, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, जो कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो अगर आप बिट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से कवर करके जाओ तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा इस 25 मार्क्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग पेपर 12 दैट इज कंपनी अकाउंटिंग पे डिस्कशन करेंगे। अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।